अभी तक हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में जो चर्चा किया था, उसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया, कैसे किया, कब किया, और मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख शासक थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके उपलब्धियों को हमने पढ़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार और बिंदुसार के उपलब्धियों को हमने पढ़ा है। और बिंदुसार अनुश्रुति के अनुसार बिंदुसार के 101 पुत्र थे। बिंदुसार के 101 पुत्र थे। अब कैसे था उस बात को इग्नोर करना है। हमने कहा अनुश्रुति के अनुसार उस 101 पुत्रों में सबसे बड़ा था सुसीम। बात समझ गए? तो बिंदुसार एक षड्यंत्र के शिकार हो गए और षड्यंत्र के शिकार के फलस्वरूप बिंदुसार की हत्या कर दी जाती है। बिंदुसार की जब हत्या हो जाती है तो बिंदुसार का पुत्र अशोक, अशोक का मतलब होता है शोक रहित, जिसके हृदय में शोक न हो, जिसके हृदय में दुख न हो, उसी को अशोक कहते। अशोक उग्र रूप धारण कर लिया और उग्र रूप धारण करते हुए श्रीलंका का एक पुस्तक है, श्रीलंकाई इतिवृत्ति है, जिसका नाम है महावंश। महावंश एक पुस्तक है जो श्रीलंका का है, सिंघलदीप का है। महावंश नामक पुस्तक में लिखा है कि अशोक ने बिंदुसार के मृत्यु के बाद सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की क्या कर दिया, हत्या कर दिया, और 99 भाइयों की हत्या करके मौर्य साम्राज्य का क्या बना, शासक बना। इस बात का उल्लेख श्रीलंकाई इतिवृत्ति या सिंघलदीप की इतिवृत्ति महावंश में मिलता है। अशोक बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई और अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 232 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट के बीच माना जाता है। लेकिन अशोक ने अपना राज्याभिषेक अपने पिता के मृत्यु के 4 वर्ष बाद कराया। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन अशोक ने अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में कराया, मतलब पिता के मृत्यु के 4 वर्ष बाद कराया। इसी 4 वर्ष में विद्वान अनुमान लगाते हैं कि शायद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक विजेता बना और अपने 99 भाइयों की क्या कर दिया, हत्या कर दिया। अशोक जब मौर्य सिंहासन पर बैठा तो इन्होंने अपना उपाधि रखा चंड अशोक या चंडाशोक। चंडाशोक की पदवी या उपाधि को धारण करके अशोक मगध के राज सिंहासन पर बैठा। ऐसे हमने पहले ही चर्चा कर दिया है कि अभिलेख जारी करने वाला भारत का पहला शासक अशोक था। अशोक अभिलेख के माध्यम से शासन किया है क्योंकि उनके राज्य बहुत बड़े थे और अभिलेखों में अशोक का नाम राजा और देवा नाम प्रियदर्शी मिला है। अभिलेख के बारे में चर्चा किया हमने कि अशोक के अभिलेख को 3 वर्गों में बांटा गया है। शिलालेख 14 है, गुहालेख 3 है जो बिहार के गया जिला के बराबर पहाड़ी में मिला है। कर्ण की चौपर, सुदामा गुफा, गोपी गुफा गुफा का नाम है, और तीसरा जो है वह स्तंभ लेख है, नहीं, जिसकी संख्या 6 है। तो प्रश्न है कि अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है और शिलालेखों में देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं के प्रिय राजा अशोक। केवल 4 ऐसे शिलालेख हैं जहां पर अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। वह 4 अभिलेख हैं मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम।
ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिस पर अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। अशोक के जो भी अभिलेख हैं हमने पहले ही चर्चा कर दिया है, उसे प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है अधिकांश। लेकिन भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर खरोष्ठी, अरबिक और यूनानी लिपि में सबकी भाषा प्राकृत ही है, लेकिन लिपि क्या है, अलग है। एक अफगानिस्तान के गांधार से एक ऐसा जगह है, नाम है शार एकुना। शार एकुना एक ऐसा जगह है जहां अशोक का अभिलेख मिला है। यह 2 भाषा वाला है। एक ही अभिलेख पर 2 भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वहां के जो लोग थे कुछ यूनानी को समझते थे तो कुछ लोग ब्राह्मी को समझते थे। तो दोनों 2 भाषाओं वाला अभिलेख अफगानिस्तान के शार एकुना नामक जगह से मिला है। अशोक सम्राट बनने के बाद, अपने राज्याभिषेक के बाद या राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 BC 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा। उस युद्ध को हम कलिंग का युद्ध कहते हैं, और कलिंग के युद्ध के बारे में चर्चा 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग वर्तमान समय में ओडिशा राज्य में पड़ता है, जहां का राजा जो खारवेल वंश का शासन था। और कलिंग पर आक्रमण करने का उद्देश्य यह था कि दक्षिण भारत के साथ व्यापार करना। कलिंग में हाथी बड़ी प्रचुर मात्रा में था, तो हाथी प्राप्त करने के लिए और कलिंग के माध्यम से दक्षिण भारत पर कलिंग को जीत लेता तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करना आसान हो जाता। इसके अलावा ओडिशा में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन भी थे, तो खनिज संसाधन की प्राप्ति, संपदा की प्राप्ति, हाथी की प्राप्ति, और दक्षिण भारत में विद्वान कहते हैं कि दक्षिण भारत में प्रविष्ट करने के लिए कलिंग को जीतना अशोक की क्या थी, मजबूरी थी। तो अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, मतलब 9वें वर्ष में, 8 वर्ष बाद मतलब 9वें वर्ष में कौन 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। लिखता है कि लगभग 1.5 लाख लोग इसमें मारे गए थे और लाखों घायल हुए थे। 50 लाख मारे गए थे, 1 लाख घायल हुए। इतना रक्त का प्रवाह हुआ था कि वहां की भूमि क्या हो गई थी, लाल हो गई थी। सैनिक जो पुरुष थे सारे मारे गए थे, बच्चे और वृद्ध, बच्चे और महिलाएं ही घर में रह गई थी। और बहुत सारे बच्चे भी जो युद्ध में आए उनको भी हत्या कर दी था। अंत में वो कलिंग की राजकुमारी थी करुवाकी, और उसकी एक बहन थी पद्मा, दोनों हाथ में हथियार, पद्मा दोनों हाथ में हथियार लेकर आती है और अशोक के सामने, ताकि हमसे भी लड़ो, तुमको सत्ता के लिए लोगों को रक्त ही चाहिए, तो इस बलि पर हमें भी चढ़ा दो। अशोक अपने सामने महिलाओं को हाथ में तलवार देखता है, हथियार। अशोक को बहुत ज्यादा गलानी होता है। वीर वह नहीं है जो कमजोर पर वार करे। आजकल देखा जाता है लोग कमजोर पर ज्यादा वार करता है। अशोक ने शस्त्र को त्याग दिया। कलिंग युद्ध के दौरान ही शस्त्र को क्या दिया, त्याग दिया। और जैसे ही अशोक ने शस्त्र को त्यागा तो लिखता है विद्वान, 2 अलग अलग बातें हैं। एक लिखता है उपगुप्त, क्या लिखता है, और एक लिखता है निग्रोध। 2 बातें आती हैं कि उपगुप्त नामक व्यक्ति ने, और वेनसान कहते कि नहीं, सॉरी फाहियान कहते कि नहीं, निग्रोध नामक व्यक्ति ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दिया। हाँ, वो गुप्त ने दिया था, शिक्षा दे दिया। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में बदलाव आ गया। उन्होंने भेरी घोष, कौन नीति, भेरी घोष। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध की नीति। भेरी घोष की नीति को त्याग दिया और धम्म घोष, कौन नीति, धम्म घोष मतलब धर्म के रास्ते पर चलने का संकल्प ले लिया। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष बाद अशोक ने एक धर्म महामात्र पद का सृजन किया और अपने सारे प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया कि तुम सभी हर 5 वर्ष धार्मिक यात्रा में करो। और अशोक स्वयं महात्मा बुद्ध के जीवन और उनके जीवन से जुड़ी विभिन्न जगहों पर यात्रा किया। जैसे लुम्बिनी गया, कहा गया, लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है। अशोक वहां पर भ्रमण करने गए तो वहां के भूमि कर को घटा दिया, 1/8 कर दिया।
हर जगह 1/4 था, उपज का 1/4 लेता था, वहां 1/8 कर दिया, घटा दिया। बोध गया, कुशीनगर गए, जहां जहां बुद्ध और बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ जगह था वहां पर अशोक ने क्या किया, यात्रा किया। इसका उद्देश्य क्या था, भिक्षुओं का दर्शन करना, श्रमणों का दर्शन करना और लोगों में धर्म का क्या देना, उपदेश देना। अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, अपना लिया, लेकिन अपने जनता पर कभी भी बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए भी मतलब दबाव नहीं दिया कि तुम भी बौद्ध धर्म को क्या कर लो, अपना लो। बात समझ गए। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए पुस्तक में लिखता है कि 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। उसमें जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वह मध्य प्रदेश के एरन जिला में, मध्य प्रदेश में। उसका नाम क्या है, सांची का स्तूप है। क्या नाम है, सांची का स्तूप। यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, कौन जिला में है, किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया। और वही बिहार के बराबर की जो पहाड़ी है उसमें कर्ण की चौपर, सुदामा गुफा और विश्व की झोपड़ी ऐसे गुफा का निर्माण कराया, भिक्षुओं को दिया दान में, तुम यहाँ पर रहो और धर्म का क्या करो, प्रचार प्रसार करो। राजतरंग ने लिखना है कि अशोक ने वितस्ता नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना की, नेपाल में ललितपुर नगर की क्या किया, स्थापना किया। राज्याभिषेक से संबंधित जो लघु शिलालेख है, शाक्य है, उस लघु शिलालेख है उसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। क्या कहा है, राज्याभिषेक से संबंधित शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है, बुद्ध शाक्य के नाम से संबोधित किया है। अशोक के समकालीन चीन के राजा कौन थे, शी हांगटी। कौन थे, शी हांगटी थे। और जिसने चीन के उत्तर पश्चिम में हुन जनजातियों के आक्रमण से बचने के लिए चीन के विशाल दीवार का क्या कर दिया, निर्माण करा दिया। अशोक राजा बनने से पहले अपने पिता के शासनकाल में 2 जगह का गवर्नर था। पहले गवर्नर था तक्षशिला में, कहाँ का, तक्षशिला का। जब विद्रोह को दबाने गया था कुछ दिन गवर्नर के रूप में रहा, और तक्षशिला का गवर्नर जब बनकर आया तो बाद में अवंती, कहाँ, और अवंती की राजधानी कहाँ थी, उज्जैन। तो अपने पिता के शासनकाल में पहले तक्षशिला का गवर्नर बना, फिर वहां से हटाया गया इसको, उज्जैन में विद्रोह था, व्यापारी लोग मनमानी करते थे तो उज्जैन में लाया गया, मैंने अवंती का राज्यपाल बना। राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का गवर्नर था, और इसी उज्जैन के गवर्नर था। तो वहां के एक साहूकार थे, उनकी पुत्री से इनको प्रेम हो गया, नाम था देवी, और उससे विवाह किया। और विवाह के बाद अशोक को एक बेटा हुआ, देवी से एक बेटी हुआ। बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। अशोक के शासन काल में ही बौद्ध धर्म की तीसरी सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे जो श्रीलंका के थे। और अशोक ने बौद्ध धर्म को एशियाई धर्म बना दिया, क्योंकि भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक के शासन काल में ही पहली बार हुआ। और अशोक ने जावा, सुमात्रा, मलाया, चीन, बर्मा, यहाँ तक कि अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या हुआ, भेजा। लेकिन अशोक की यह धर्मनीति मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी बना। बहुत सारे विद्वान स्वीकार करते हैं कि अशोक ने जैसे ही हथियार त्याग दिया तो अशोक के जितने भी जमींदार लोग थे, रैयत लोग थे, अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान से कर्नाटक तक फैला हुआ था, असम के कामरूप से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक फैला हुआ था, अशोक के मरने के साथ ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। और समाप्ति ऐसे हुआ, राजा इतने कमजोर हो गए। हालांकि अशोक के मरने के बाद कुछ दशरथ, संप्राति, जालौक जैसे व्यक्ति राजा बने, लेकिन उस राज्य को संभालने के लायक नहीं थे। और इस वंश का अंतिम राजा कौन बना, बृहद्रथ। और बृहद्रथ जब राजा बना तो इतना कमजोर था कि घर से बाहर निकलता ही नहीं था। और बृहद्रथ का सेनापति था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था, पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ का क्या था, सेनापति था। सेना के निरीक्षण करने के दौरान
सेना के सामने ही इस पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा बृहस्पति क्या कर दिया, हत्या कर दिया 184 ईसा पूर्व में। और इसकी हत्या करके मौर्य वंश के जगह एक नए राजवंश की स्थापना कर दिया जिसका नाम पड़ा शुंग वंश। क्या पड़ा? शुंग वंश। तो ये था अशोक के बारे में चर्चा। अब मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे।